अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP, वेरी, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। साधारण जो परिपथ आएगा हमारे पास, इस प्रकार से एक प्रतिरोध दे दिया, वोल्टेज लगा दिया प्लस और माइनस करके, ठीक है ना। तो इसको साधारण परिपथ को हम ओम के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि हमारे पास ढेर सारे प्रतिरोध है, ढेर सारे वोल्टेज है, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ एक वोल्टेज लगा हुआ है, फिर यहाँ एक वोल्टेज लगा हुआ है, मतलब क्या है, जटिल है, परिपथ कैसा है, जटिल है। तो उसको हमको ओम के नियम से सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या है, दिक्कत आता है। तो उसके लिए किरचॉफ ने दो नियम बनाए, ठीक है ना, दो नियम का प्रतिपादन किया जिसे किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो जटिल विद्युत परिपथों के लिए सन 1842 में किरचॉफ ने नियम का प्रतिपादन किया, जिसको क्या कहते हैं, किरचॉफ के नियम या किरचॉफ लॉ। प्रथम नियम जो है उसकी ओर चलते हैं। प्रथम नियम या संधि का नियम भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, ठीक है। इसी को KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। ये धारा के लिए, प्रथम नियम जो है धारा के लिए है, ठीक है ना। प्रथम नियम या इसी को क्या कहते हैं, संधि का नियम या KCL भी कहते हैं। तो उसको मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है ना। हमारे पास 3 पाइप है, ठीक है ना, पानी के आने के लिए और पानी के बाहर निकलने के लिए भी मैंने 3 पाइप ले लिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ से कुल टोटल कितना 10 लीटर पानी जो है भेज रही हूँ। ये बीच में मान लो क्या है, एक टंकी है, ठीक है ना। फिर पानी यहाँ आ रहा है, फिर पानी जो है पूरा बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस पाइप से 5 लीटर, इससे 3 लीटर, इससे 2 लीटर पानी भेजा। कितना हुआ जी, 5 और 3 2 5, मतलब 10 लीटर पानी मैंने भेजा कुल टोटल, ठीक है। यहाँ टंकी में आया और टंकी से हम कितना पानी जो है बाहर निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली 10 लीटर निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 गया, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 3 6 और 4 10, ठीक है ना। तो जितना पानी आ रहा है और उतना ही पानी क्या हो जा रहा है, वापस बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है किरचॉफ का प्रथम नियम है, जितनी धारा हम भेजेंगे उतनी ही धारा क्या होगी, बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो टंकी में कुल पानी कितना आएगा, टंकी में कुल पानी आने वाली धारा आने वाला पानी कितना है, 10 लीटर, जाने वाला कितना है, तो टंकी में कुल कितना पानी है, 0, ठीक है ना। जितना आया उतना तो चला गया, तो यहाँ टंकी में पानी कितना है, 0 है ना। तो देखते हैं, अब इससे ये समझ सकते हैं कि जितना पानी आया उतना ही जो है वापस बाहर निकला, एक कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आया, 10 से 11 नहीं हुआ और 10 से 9 नहीं हुआ, ठीक है ना। जितना आया उतना ही गया, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ के किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है। यहाँ हम सभी का योग कर रहे हैं, 5 धन 3 धन 2, तो कितना आ रहा है, 10, 4 धन 3 धन 3, योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। तो ये हो गया मान लो संधि, ठीक है ना। तो संधि में जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही धाराएं क्या होती है, बाहर निकल रही है, उनके योग के बराबर भी बोल सकते हैं ना। सभी को योग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। पुनः पढ़ते हैं एक बार, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, कोई भी संधि है, पर संधि से प्रवेश करने वाली, संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। इसी को अन्य पदों में और क्या कह सकते हैं, या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ठीक है ना।
संधि पर हम या टंकी पर कुल पानी देख रहे थे तो क्या आया, शून्य आया। जितना आ रहा है उतना क्या हो गया, चला गया। ठीक है ना। तो वैसे ही संधि पर कुल धारा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यहाँ शून्य लिखना भूल गई थी। ठीक है ना। क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो यदि कुल देखें उस संधि पर तो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए संधि की ओर जो धाराएं आएंगी, इस प्रकार से संधि की ओर जो धाराएं आ रही है उसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जो बाहर निकल रही हैं उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी है। जितना धारा आ रहा है उसका योग कर लो, जितना धारा जा रहा है उसके योग के बराबर होगा। या फिर कह सकते हैं संधि पर कुल धारा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। बहुत ही इजी है ये, मैंने यहाँ परिपथ दर्शाया है। यहाँ देखो 1 2 3 तीन जो तार है उससे क्या आ रहा है, धारा आ रहा है संधि P पर। ठीक है ना। और 3 धाराएं जो है बाहर निकल रही हैं संधि से। I1 I2 I3 जो है अंदर प्रवेश कर रही हैं और I4 I5 और I6 क्या हो रही है, बाहर निकल रही हैं। ठीक है ना। तो अतः संधि पर कुल धारा देखते हैं। ठीक है ना। अतः संधि पर कुल धारा देखते हैं। तो संधि पर कुल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, समीशन मतलब योग ना, बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए संधि की जो ओर धारा आती है उसको क्या लेते हैं जी, धनात्मक। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये क्या हो गए, सभी धनात्मक हो गए। और संधि से जो दूर जा रही हैं धाराएं उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक। प्लस माइनस I4 लेंगे, प्लस माइनस I5 लेंगे, प्लस माइनस I6 लेंगे। ठीक है ना। सभी को जोड़ना है ना, समीशन मतलब योग, इसलिए मैंने यहाँ धन का चिन्ह लगाया है। परंतु धाराओं को क्या लेंगे, ऋणात्मक। I4 ऋणात्मक, I5 I6 ऋणात्मक, क्योंकि ये बाहर की ओर जा रही है, बराबर 0। ठीक है ना। संधि पर देख रहे हैं ना कुल धारा, तो उसका बीजगणितीय योग क्या होता है जी, शून्य। तो सभी को जोड़ दिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिस्टोमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 और प्लस माइनस माइनस I6 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, ये जो जितने भी ऋणात्मक वाले टर्म है उसको क्या लेके जाओ, उस ओर, दूसरी ओर लेके जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये इधर ऋण में है तो इधर आके किस में हो जाएगा जी, धन में हो गए सभी। इस अर्थात हमारे पास एक और परिभाषा बन गई, जितनी संधि पर धाराएं आ रही हैं उनका योग जो है, संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उनका योग संधि से जो जितनी धाराएं जो है बाहर निकल रही हैं उन धाराओं के योग के क्या है जी, बराबर है। ठीक है ना। जितनी धाराएं संधि पर आ रही हैं उनका योग और जितनी धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं उनका योग, दोनों का योग क्या है, बराबर है। तो इसलिए हमारे पास 2 परिभाषाएं होती है। संधि पर कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एक तो ये हो गया। और दूसरा परिभाषा क्या बनता है कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है। उसी को लिख लेते हैं। संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ एक चीज़ लेके चल रही हूँ, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है। अब धारा बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर dq अपॉन dt। ठीक है। इस रूप में भी दर्शाते हैं इसको। तो समीशन ऑफ I की जगह मैंने क्या रख दिया, dq अपॉन dt रख दिए। ठीक है ना। ये t इधर पक्षांतर होके क्या हो गया जी, शून्य हो गया। तो समीशन ऑफ dq बराबर 0 आ गया, ये इधर आके शून्य हो गया। क्या बस बचा जी, समीशन ऑफ dq बस बचा ना,
ठीक है, तो ये इतना बचा। अब ये डी जो है अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। और अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है समाकलन। तो डी को मुझे हटाना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ समाकलन कर दिया, ठीक है। तो समाकलन समीशन ऑफ डी क्यू बराबर 0। तो समाकलन किए तो समीशन क्यू बस बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बचा समीशन ऑफ क्यू। और जब भी समाकलन करते हैं 11th में पढ़ा है तो क्या लगाते हैं जी, एक नियतांक लगाते हैं, ठीक है। तो समीशन क्यू बराबर आ गया नियतांक, मतलब आवेश का योग क्या है जी, नियत है। नियतांक मतलब नियत है। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कैसे नियत है, यहाँ से जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही धाराएं मान लो कि 10 एम्पियर धारा आ रहा है, तो यहाँ से कितना एम्पियर धारा निकल रहा है, 10 एम्पियर। और धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, मतलब यहाँ मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ भी 100 इलेक्ट्रॉन ही है निकलने वालों में। कोई एक्स्ट्रा आवेश जो है आया क्या, कोई एक्स्ट्रा आवेश नहीं आया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है जी, नियत है। आवेश क्या है, नियत है, ठीक है। तो ये जो नियम जो है, आवेश नियत रहता है, परिपथ में कुल आवेश, कहीं से एक्स्ट्रा आवेश तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। आवेश संरक्षण मतलब आवेश कहीं से ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है, आवेश नियत है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। आगे जो है मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाते हैं तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये हम बता सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही धाराएं जो है बाहर जाएंगी। या कह सकते हैं कि संधि पर कुल धाराओं का योग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना।